पहले चरण के चुनाव पर महा कवरेज जी पुरवैया की तरफ से लगातार जारी है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में वोटिंग फैक्टर क्या है और किस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है 10 जिले की 49 विधानसभा सीटों पर। हालांकि हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि 9 सीटों पर वोटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर 4 बजे जो है वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा और बाकी की सीटों पर आप 5 बजे तक अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन सीटों पर चुनाव हो रहा है और किस तरीके से उत्साह दिख रहा है तमाम लोगों में वोटिंग को लेकर। हमारे साथ चर्चा के लिए एक पैनल भी मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता देवेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं मुकेश कुमार जी। हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले और हमारे साथ समस्तीपुर से अमित झा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि समस्तीपुर का अहमियत इसलिए भी है कि इस एक जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहम है ये जिला तमाम राजनीतिक दलों के लिए। तो सबसे पहले रुख करेंगे देवेश जी आपका कि अभी तक जो मतदान हुआ है इस ट्रेंड को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो आपके चैनल या अन्य चैनलों के मार्फत से ही जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 2010 की तुलना में ज़्यादा वोटिंग होगी। लोकसभा का जो आंकड़ा था उससे ज़्यादा होगा या उसके बराबर ही होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये अभी तक जो रुझान आए उसी के जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें जो रुझान आए हैं उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं। आपके ही चैनल के मार्फत ये पता चल रहा है कि युवाओं की अच्छी भागीदारी है जी, महिलाओं की अच्छी भागीदारी है जी। युवा मतदाता, आज एक आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस में निकला कि 30.1% मतदाता हैं जो 30 वर्ष से कम की आयु में है जी। इस आंकड़ा को माने और 50 से थोड़े कम प्रतिशत में महिला है जी। युवा जितने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियां रही हैं अभी तक, जनसभाएं रही हैं जी, उसमें देखा गया कि युवाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रही है। वो बहुत जोश उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं जी। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं, एक तो अगर ज़्यादा प्रतिशत में वोटिंग होती है तो ये जो कन्वेंशनल विजडम जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो होता है कि जो सत्ताधारी दल के खिलाफ जाती है जी, नंबर 1। नंबर 2, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी है। युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए जो रोजी रोटी के साधन, युवाओं के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन सभी विषयों में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। तो देवेश जी, विकास मुद्दा बदलाव, दिख रहा है विकास और परिवारवाद के खिलाफ ये वोटिंग है। नहीं, तो विकास मुद्दा बनता दिख रहा है आपको? एकदम। मृत्युंजय जी, जो अभी तक का रुझान मिला है, जिस तरीके की वोटिंग देखने को मिली है, जिस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्षों के बाद आता है और इस प्रदेश का चुनाव पर नज़र जो है बिहार के चुनाव पर देश और विदेश का, और बिहार की जनता तो आज के मतदान के बाद ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कि भागो जनता पकड़ेगी, ये फार्मूला लागू होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सपने बेच करके वोट लेने का काम किया, इसके बाद एक भी हिसाब नहीं दिया गया इस चुनाव में जो आए वोट लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद। तो अब जनता बिहार की तो वैसे भी राजनीतिक रूप से जागरूक है। हमको सभी जाति का, सभी वर्गों का जी, हमको वोट, हम जो अपना रिपोर्ट हमारी पार्टी की ओर से मिल रहा है जी, और हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं, फिर 8 तारीख को आप अभी नोट कर लीजिए कि आज जो 49 सीटों पर मतदान हो रहा है जी, 45 सीट महागठबंधन के खाते में जाए। ठीक है मृत्युंजय जी, जो आपने दावा किया वो तो लगातार करते आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम रिजल्ट के दिन का इंतजार करेंगे। मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुकेश जी, हम आप तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा अमित को सुन लें, क्योंकि समस्तीपुर से हमारे संवाददाता अमित झा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार हमको बता रहे हैं कि अमित, जाहिर सी बात है कि समस्तीपुर में आज तक जो चुनाव होते थे, क्या उसी ट्रैक पे इस बार का भी चुनाव होगा या कुछ तब्दीली और बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है?
निश्चित रूप से राजेश, देखिए तब्दीली देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ट्रेंड रहा करता था उस ट्रेंड में बदलाव आया है, जैसा कि आपने भी देखा, युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकालना चाहिए, दोनों पार्टियां जो दावा कर रही हैं स्टूडियो में बैठ के, चाहे बीजेपी हो आरजेडी हो, लोग कह रहे हैं कि 49 में से 45 सीट हम जीतेंगे। कोई कह रहा है कि तमाम सीटें अगर महिलाएं और युवा निकल कर वोट दे रहे हैं तो वो हमारे पक्ष में जाता दिख रहा है। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्षेत्र में हम घूमे हैं, कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि उनका मूड क्या है। कांटे की टक्कर, भले ही प्रत्याशियों से जब बात करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनके चेहरे के जो चेहरे से जो पसीना निकल रहा है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, भले ही दिग्गज कितने भी नेता हो, भले ही सरकार में वो मंत्री रह चुके हों या अन्य पार्टियों के में बड़े पद को वो होल्ड करते रहे हों, लेकिन तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर एक सीट पे कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। हो सकता है कि जो जीत का मार्जिन भी रहेगा राजेश, खासकर हम समस्तीपुर की बात करें तो जीत का मार्जिन भी बहुत ज्यादा का नहीं रहेगा, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम का रहेगा। जीते कोई भी, लेकिन जो स्टूडियो में बैठ के ये दावा कर रही हैं दोनों पार्टियां की जीत हमारी तय हो चुकी है फर्स्ट पेज में, ये कहना गलत होगा। कांटे का टक्कर है, रिजल्ट का वेट हम सभी कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि युवा निकल रहे हैं, महिला निकल रही हैं, और अभी भी 2 घंटे का वक्त बाकी है, लगभग 2 घंटे का। और ऐसे में एक सवाल और बनता है, अमित, एक सवाल हम आपसे और जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के लिए तो चुनौती होता ही है जब भी चुनाव कराना होता है, तो जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती होती है चुनाव को कराना। तो जो कार्यकर्ता हैं उनका मिजाज और उनका चेहरा अभी क्या बता रहा है आपको, किस तरीके का उत्साह दिख रहा है उनमें? जी निश्चित रूप से देखिए, जो कार्यकर्ता है तमाम पार्टियों के हर एक बूथ पर, उनसे भी हमने बात की, तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट गिरे। हालांकि देखिए उन्हें ये लग रहा है कि जो इस वर्ग के मतदाता आते हैं वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी को वोट करके जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस बार जो ट्रेंड दिख रहा है कि बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर भी लोग नहीं बता रहे हैं कि हमारा मत क्या रहेगा। तमाम लोगों का यही कहना है कि हम विकास चाहते हैं, कोई अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, कोई पूरे राज्य में विकास चाहता है, कोई देश में विकास चाहता है। तो तमाम लोग, कोई युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, तो तमाम लोगों के मुद्दे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उनका मूड क्या है, वो किस पक्ष में वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ है कि हर एक सीट पर स्थिति जो है मुकाबले की है, जीते कोई भी, लेकिन जो उसका मार्जिन होने वाला है राजेश, वो बहुत कम टक्कर है, वो कांटे की है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर सी बात है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, हमारा मकसद भी यही है कि असली चुनाव वही होता है जिसमें पता न चले कि कौन जीतेगा और कांटे का मुकाबला देखने को मिले। तो अभी जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं और स्टूडियो में बैठे जो तमाम पार्टियों के लोग जो दावा कर रहे हैं, तो एक विरोधाभास हो रहा है। और आपको क्या लगता है कि जो नतीजे होंगे वो किस तरीके के होंगे, चौंकाने वाले कितने होंगे? ये 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की जरूरत है राजेश जी। पहली बात, ये जो आप अमित जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि इस बार का मतदाता जो है बड़ा सुलझा हुआ है, बड़ा वो समझदारी से काम कर रहा है और अपनी बातों को वो बता नहीं रहा है, जिससे कि अनुमान करना, सही अनुमान करना दिक्कत है। दूसरी चीज जो है कि ये जो अनुमान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां करें, लेकिन इस बार का बिहार का चुनाव बहुत ही कांटे का है और वो दिखाई पड़ रहा है। प्रथम चरण में तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में क्या होगा वो आने वाले समय में देखेंगे। और तीसरी चीज, जो ये एक बिहार को, अगर बिहार की तस्वीर को आप लीजिएगा, बिहार के चुनाव की तस्वीर को लीजिएगा, जो पहले होता रहा है, जो 2000 तक स्पष्ट रूप से था कि जाति कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रमुख मुद्दा हुआ करता था कि सभी राजनीतिक दल उससे बंधे हुए होते थे और विकास की छिटपुट बातें आती थी और उसको लोग मानते थे। ये हम आम मतदाता की बात बोल रहे हैं, ये हम राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं बोल रहे। राजनीतिक पार्टियां अभी भी उसी इशारे से चल रही हैं या उसी के सहारे चल रही हैं या उसी के सहारे आगे बढ़ेंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आम मतदाता इसी से बंधा हुआ होता था और इसी पे वो अपने मतों का प्रयोग करता था, इसलिए सभी लोग उसी दांव को खेल रहे थे और खेल रहे हैं और खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार के आम मतदाता में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की अपनी सोच होती है और आम मतदाता की अपनी सोच होती है, जिसको आप दिखा रहे हैं, आम मतदाता के बीच में कहीं ना कहीं विकास एक प्रमुख मुद्दे के रूप में निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है और उसमें कई सारे उसके पहलू हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा बन के इस 2015 के चुनाव में उभरा है। दूसरी चीज जो है कि जाति जो है वो कमजोर हुआ या नहीं हुआ है, जातिगत जो चुनाव होते हैं या उसके आधार पर मतदान होते हैं वो कमजोर हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो कॉम्बिनेशंस यहां बिहार में काम करते थे,
जिसके पुराने समीकरण जो थे, पुराने समीकरण थे, वो कितनी उसकी कमजोरी आई है, उसमें बुलंदी आई है, वो जो हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। तो ये तीनों के बीच में एक तो फैक्टर दिखाई पड़ रहा है कि वो जो पुराने समीकरण थे वो कमजोर होते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो विकास वाली बात है, ये विकास का मतलब नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए ही जा रहा है, लेकिन विकास पब्लिक की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। आप देख रहे हैं, आपने देखा कि अभी आपने 2-3 चीजें दिखाई, एक महिला की तस्वीर आपने दिखाई और उनसे पूछा कि आपने क्या, तो एक जो बहुत बड़ा फैक्टर अभी तक जिसको कोई समझने वाली बात होगी कि महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में उभर के आई हैं, उनके साथ दो चीजें भी दिखाई पड़ रही। जी मुकेश जी, ठीक है। हाँ, ये तो जो पब्लिक की तरफ से विकास का मुद्दा था बना रहा, लेकिन क्या पार्टियां भी विकास का मुद्दा बनाने में जो उनकी कोशिश रही थी, जैसे देवेश जी की अगर हम बात करें तो देवेश जी, आपकी पार्टी चाहती थी कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था और नतीजे आपकी तरफ रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो मुश्किलें आपके सामने थी। एक तो आपका सामना नीतीश जी से था कि जिनका एक विकास का मॉडल चल रहा था बिहार में, और दूसरी तरफ आपको मुकाबला करना था लालू प्रसाद से, जिनका पिछड़ों का वोट बैंक या दूसरी तरह की तमाम बातें थी। तो ऐसे में लगता है कि चुनाव विकास पे ही गया या पटरी से उतर गया बिहार विधानसभा का चुनाव, अगर पहले चरण की हम बात करें तो? अभी आगे का जो बाकी है उसको छोड़ दीजिए। देखिए, अगर हम हमारे नेताओं के भाषणों को आप सुने जी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुने, हमारा प्रयास रहा कि विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ें। ये जरूर हमारे विरोधी पार्टियां जो हैं, ये जरूर उनका प्रयास रहा कि इसको उससे डिरेल करके जातीय उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, अब ये विकास, जब विकास की बात मृत्युंजय जी करते हैं या इनकी पार्टी करती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। इनके विकास का मॉडल क्या है? इनके विकास का मॉडल है परिवारवाद, एक परिवार का नफा, एक परिवार का ही भला। इनका कहना है कि नहीं, हमने गरीब तबकों को आवाज दी जी। मुझे ये प्रश्न मेरा इनसे पूछना है कि अगर ये थी तो लोकसभा चुनाव में आप 4 सीटों पे सिमट गए, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें 24 सीटों पे सिमट गए। आपका आधार धीरे धीरे खिसकते जा रहा, आपके यहाँ से दलित जो थे खिसक गए, अति पिछड़ा खिसक गए। आपका ये विकास, ये कौन सा विकास का मॉडल है? आपने अभी क्या किया? आपके अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने अपने अभियान कहाँ से शुरू की, किसके यहाँ से शुरू की? राघोपुर से शुरू की, जो उनके बेटे का क्षेत्र है। विकास में तो आपका मुकाबला नीतीश कुमार से था ना। नीतीश कुमार, नीतीश जी आज किसके साथ है? नीतीश जी 243 सीट पे तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। नीतीश जी आज किसके साथ हैं? और नीतीश जी का जो मॉडल था वो 2010 में मैंडेट उन्होंने लिया, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। हमारा एक साझा मैंडेट था, लोगों ने हमें एक 5 साल काम करने की 5 साल सरकार चलाने के बाद, उसके बाद 2013 में उन्होंने क्या किया? उनके मन में अहंकार, महत्वाकांक्षी हो गए, उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया। और जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें करारी हार हुई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? ऐसे ही तत्वों से हाथ मिलाया जिनका वो कुछ अर्से पहले तक विरोध करते रहे। उनका विकास का मॉडल अब खत्म, ध्वस्त हो गया है। अब वो लालू जी के गोद में बैठ गए हैं, तो उनका विकास का मॉडल कैसा होता है? जनता यहाँ भली बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर बड़ा हंसी आता है जब विकास की बात नहीं करते, जब बीजेपी के लोग विकास को भी अपना जागीर समझते हैं और विकास का ठेकेदार समझते हैं, तो बड़ा हंसी आता है जी। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सबसे निचले स्तर तक के नेता से ही पूछिए, जो विकास, वो एक कैसेट बजाते हैं जी। किसका विकास? ये लड़ाई है बिहार का चुनाव अमीरी और गरीबी का जी। ये अडानी अंबानी का विकास नहीं, तो यहाँ तो कोई अडानी अंबानी है नहीं। फेसबुक पर फोटो चमकाने वाला विकास नहीं, विकास है कि थाली से, गरीब के थाली से दाल गायब हो गया, 200 रुपया किलो दाल हो गया, बात सुन लीजिए, प्याज गायब हो गया। रहेगी मृत्युंजय, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी भारत में ऐसी है जो विकास की बात नहीं करती है? हम तो कह रहे हैं जो आपका विकास का मॉडल है वो कितना अलग है और कैसे प्रभावी है? हम तो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर खुली बहस कर लिए, किसका विकास चाहते हैं आप? नहीं तो क्या अभी तक जो चुनाव हम तो कह रहे हैं ये झूठे विकास का कैसेट बजाने से विकास नहीं होगा। हम विकास चाहते हैं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास। ये विकास चाहते हैं किनका? ये आप अपने परिवार का परिवार पर एकदम परिवार पर किस मुंह से बोल रहे हैं? के अलावा और कोई किस मुंह से बोल रहे हैं? रामविलास पासवान जी इनके एनडीए के नेता बीजेपी में नहीं है, अभी बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में सीपी ठाकुर नहीं है, प्रसाद जी का बेटा बीजेपी में लड़ रहा है, भागवत झा जी का बेटा लड़ रहा है। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे अध्यक्ष तो नहीं लड़, इस तरीके की बात करने का दिन नहीं है।
परिवारवाद एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त नहीं है। मृत्युंजय जी, इन 49 सीटों पर क्या विकास को मुद्दा बना सके? इन्होंने परिवारवाद पर पूछा है, छोड़ दीजिए ना परिवारवाद, रोज गलत बयानबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। पहले अपने जिसके घर के दरवाजे खुद शीशे के हो, एलजेपी की बात के दरवाजे में पत्थर नहीं फेंका करते। एलजेपी का पक्ष हम बात बोलने के पहले अपने आंकड़े को देख लीजिए। मृत्युंजय जी, क्या यहाँ परिवारवाद का क्या नमूना है वो पूरा देश दुनिया जान रहा है। मृत्युंजय जी, क्या 49 सीटों पर आप विकास को मुद्दा बना पाए? हम एकदम विकास का मुद्दा बनाए। हमारे गरीब गुरबे जो वोटर थे वो आकर के देख लीजिए, आप कतार सुबह 7 बजे से खड़े थे, वो जान रहे हैं कि किस तरह से मोहन भागवत जी ने बयान दिया है। वो जान रहे हैं दावा जारी रहेगा, महंगाई चरम पर है कि इसकी पुष्टि हमारे रिपोर्टर से करेंगे जो महंगाई किस तरह चरम पर है, दाल नहीं मिल रहा है, हम दोबारा आएंगे आपके पास दोबारा आएंगे। और हमारे संवाददाता समस्तीपुर से अमित झा हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपने देखा कि अभी भी किस तरीके का दावा किया जा रहा है, किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये तो नेताओं की तरफ से राजधानी में बैठकर लगाए जाते हैं, लेकिन आप जब फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता से मिलते हैं, तो क्या उनके मन में भी यही सब बातें चलती है? वोटर्स के मन में भी यही रहता है? राजेश, देखिए, एक सवाल जरा आप कीजिए, दोनों बैठे पार्टियों के प्रवक्ताओं से या एलजेपी के भी प्रवक्ता हैं उनसे जी। आरजेडी भी सरकार में रही, बीजेपी भी 7.5 साल सरकार में रही, उनके भी तमाम नेता बड़े पद पे थे। आखिर आज भी जब वोटर आते हैं और जब हम वोटर से बात करते हैं तो आखिर इंडस्ट्री का विकास पे वो क्यों नहीं वोट देते हैं? वो ये क्यों कहते हैं हमें बिजली, पानी और सड़क चाहिए? आखिर ये जो तमाम पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं, जब इतने सालों में बिजली, सड़क, पानी जैसे विकास नहीं कर पाए तो आगे आखिर किस विकास की बात कर रहे हैं? चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या एलजेपी हो। जी, बुनियादी यानी कि बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिली तो आगे का विकास क्या होगा? ठीक बात। अमित जी, निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूं कि भले ही दावे कर रहे हो, ये आज भी बैठ के स्टूडियो में दावे ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए जनता तमाम पार्टियों से उबी हुई है। ठीक है, किसी का फेवरेट कोई हो सकता है, कोई अप हो सकता है, कोई डाउन हो सकता है, लेकिन जो जनता है वो त्रस्त है आज भी राजेश। और आज भी जनता जो है इतने साल के बाद बिजली, पानी और सड़क की जैसे बुनियादी समस्याओं पर ही बात कर रही है, उसे वही विकास लगता है। बड़ा चीज उन्हें विकास नहीं लगता है, उस पर वो बात नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कमी जो है नेताओं की है, तमाम पार्टियों की है कि आखिर इन 3 मूलभूत समस्याओं से आगे वो बढ़ नहीं पाए और यह जनता को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। यही आरक्षण, यही जातिवाद राजनीति और यही छोटे मोटे विकास की बात कर कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार की जनता को अपनी जागीर समझ लिया है कि किसी ना किसी कीमत पे हमें वोट देना ही है। कोई चाहे 5 साल कोई विधायक काम नहीं करता है, वो पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो दूसरी पार्टी में जाकर चला जाता है। चाहे वो बीजेपी की बात करे, आरजेडी की बात करे, जेडीयू की बात करे, तो आखिर जनता के पास ऑप्शन क्या है? अगर हम बात करें दोबारा, अगर हम वापस समस्तीपुर में लौटे तो समस्तीपुर के क्या अभी तक रुझान मिल रहा है और क्या इस वक्त अभी देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर राजेश समस्तीपुर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अब थोड़ी धूप कम हो रही है और उम्मीद यही की जा रही है, जो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई थी और खासकर देखिए सुरक्षा की व्यवस्था जो है जबरदस्त है, कहीं भी किसी इलाके में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जी। तो आप एक जगह वोट बहिष्कार की बात सामने आई और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक 49% मतदान दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि 3 बजे तक ही 9 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि दोपहर 3 बजे तक 49% मतदान दर्ज किया गया है। यानी कि जो ये आंकड़े हैं अभी, हालांकि कई सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि जो फाइनल प्रतिशत है मतदान का वो कितना है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक 49% मतदान हमें देखने को मिल रहा है। तो अमित, क्या ये और बढ़ सकता था? निश्चित रूप से और बढ़ सकता था और राजेश, खासकर अगर मैं समस्तीपुर की बात करूं तो मुझे लगा था कि कम से कम यहां पे 60 से 65% वोटिंग होनी चाहिए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है और एक मिसाल होता है। क्योंकि आपने एक तस्वीर देखी होगी कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति सुबह 9 बजे घोड़े पे बैठ कर जा रहे थे और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनका यही कहना था कि जब हम 90 साल में घोड़े पे बैठ के वोट डालने के लिए जा सकते हैं तो हमारे जो अन्य लोग हैं कम से कम हमें देखकर ही शर्म करे, बूथ तक जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखिए जनता की कमी नहीं मानता हूं, ये कहीं ना कहीं कमी है नेताओं की। क्योंकि जो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए अभी हमें कोई विधायक पसंद नहीं है और वो किसी पार्टी में है
5 साल के बाद वो किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? ना वो पार्टी को सही समझ पा रही है, ना विधायक को जो सही समझ पा रही है, जो प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता के पास है ऑप्शन की कमी, और यही कारण है कि अभी तक 50% वोट बैंक सामने आ पाया है। अमित, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी हम अपडेट कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से महिलाओं में, बुजुर्गों में, युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर, और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें मिल रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग महिला जा रही है वोट देने के लिए, किस तरीके से घोड़े पर बैठकर लोग जा रहे हैं, और कतार, लंबी लंबी कतारों को देखकर लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जी मीडिया आपको बार बार अपील कर रहा है आपसे कि अभी भी वक्त है, यानी कि 4 सीटें हैं जहां पर 4 बजे तक वोटिंग होनी है। आप घर से निकलिए और वोट का इस्तेमाल करिए, और कई सीटें अभी ऐसी हैं जहां पर 5 बजे तक वोट होना है। तो आप अपने घरों से निकलिए, कोई भी काम आपके वोटिंग राइट से ज्यादा जरूरी नहीं है इस वक्त, और आप करेंगे अपने वोटिंग का इस्तेमाल तभी आप विकास के मुद्दों पर सवाल पूछ पाएंगे, तभी आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछ पाएंगे कि आपने विकास का जो वादा किया था वो क्यों नहीं किया। ऐसे में बेहद जरूरी है आपका घरों से निकलकर वोटिंग करना। तो अमित भी हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम लोग जुड़े हुए हैं। एक बार हम फिर से रुक करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता देवेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी, अगर हम बात करें आगे बचे हुए चुनाव का, यानी कि इन 49 सीटों को छोड़कर जो आगे चुनाव बचा हुआ है उसको बीजेपी किस तरीके से लेगी, और क्या जो पहले अभी तक जो चुनाव हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है वो आपका उत्साह बढ़ाने वाला है, खासकर लोगों की ट्रेंड को देखते हुए? देखिए, निश्चित रूप से आप 2-3 चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। अभी आपके संवाददाता बोल रहे थे कि अभी तक के जो रुझान समस्तीपुर की जो आंकड़े आए हैं उसके इशारे आधार पे वो बोल रहे थे। मेरा थोड़ा मत भिन्न है उनसे। देखिए, आप पिछले तमाम चुनाव आप देखे होंगे, उनके आंकड़ों को देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज को देखे होंगे, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा में जो चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद जो हरियाणा, उसके बाद झारखंड, या उसके बाद दिल्ली, इन तमाम चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज है ये देखा गया कि पिछले बार की तुलना में बढ़ा है। तो जो सिनिकल एक एटीट्यूड है कि हमारा लोकतंत्र या चुनाव के प्रति, चुनाव प्रक्रिया के प्रति हमारा विश्वास खत्म हो रहा है, वो गलत सिद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों की आस्था बढ़ी है जी। अब बिहार की जहां तक बात है जी, बिहार की जहां तक बात है, जो अभी तो 5 बजे तक चुनाव होने हैं, सिर्फ 9 जगह मिलेगा जी। लेकिन ये देखा गया, ये भी एक परंपरागत रूप से ये देखा गया है कि अंतिम 2 घंटों में वोटिंग परसेंटेज अचानक शूट अप करता है। जो लोग नौकरीशुदा हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अंत में आके चुनाव देते हैं, शिक्षक वर्ग हो। नहीं, ये शहरों में आंकड़ा ऐसा देखा जाता है, लेकिन अगर हम दूर दराज के इलाकों की बात करें तो हम ज्यादातर जगहों पर देखते हैं कि 3 बजे के बाद वोटिंग करीब करीब खत्म हो जाता है। मृत्युंजय जी, जो अभी तक चुनाव हुआ है, 49% का जो आंकड़ा अभी तक आप देख रहे हैं, तो क्या इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? नहीं, देखिए, 49% का जो आंकड़ा है जी, कि हम समझते हैं कि अभी तो और ये बढ़ेगा, चूंकि 9 जगहों पर तो खत्म हो चुके हैं जी, बिल्कुल, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं जी, उसमें भी आप देखिएगा, अभी तो 1 घंटे का समय है, 1-1.5 घंटे का। तो हमको लगता है कि ये 55 से 36 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग है। 36 सीटों पे ये जाएगा आंकड़ा और बढ़ेगा, और ये अच्छा है लोकतंत्र के लिए। ये अच्छी व्यवस्था जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी की, और जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई, तो लोगों में पहले अमूमन ये देखा जाता है कि पहले आप देखिएगा, इसके पहले इतना प्रतिशत नहीं जाता था जी, लेकिन अभी जिस तरह से महिलाएं भी आती हैं और नौजवानों का जो एक रहता है जो, उसके कारण ये प्रतिशत 55 से ऊपर भी जाता है, और उम्मीद है कि 55 से ऊपर जाएगा। मुकेश जी, अगर हम इसी की बात करें कि 3 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वोटिंग को लेकर के 49%, तो आपका क्या अनुमान था, ये और बढ़ सकता है? और जिस तरीके से अमित बता रहे थे समस्तीपुर से कि 60 से 65 का उनका अनुमान जा रहा था, और 49 को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि अब 65% तक जा पाएगा वोटिंग का परसेंटेज?
ये अगर वो 50 के ऊपर जाता है, 55 भी जाता है तो ये अच्छा माना जाएगा। और ये जो शुरुआत में ही हम लोग कह रहे हैं कि जो ये इलाके थे, प्रारंभ के इलाके थे, इसलिए इसका प्रारंभ भी इसलिए किया गया था, ये परिवर्तन किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि ये इलाके थे जो नक्सल प्रभावित थे और वहाँ अगर चुनाव शांतिपूर्ण होता है तो सबसे बड़ी बात हुई। दूसरी बात जो है, वहाँ अगर परसेंटेज 50 के आसपास भी होता है रहा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 49 50 के आसपास आ जाएगा, जो जहां चुनाव बंद हो चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग राजेश ये मान के चल रहे हैं कि यह जो है वो अच्छा परसेंटेज है। और जो लोग जिस ढंग से आ रहे हैं, जो मतदान करने के लिए जो हम लोग विजुअल्स देख रहे हैं, ये तो ज्यादा अभी हम लोग शहरी विजुअल्स देख रहे हैं, हम लोग को ग्रामीण विजुअल्स देखने के लिए कम मिल रहा है, वो है। मेरे 3 सवाल अमित जी के लिए, चूंकि वो समस्तीपुर से हैं और समस्तीपुर ऐसा जिला है जहां 10 सीटें हैं जी। चुनाव पार्टियां करती हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं वो अपनी जगह पे होती है, लेकिन इसके अलावा बिहार में पूर्व के चुनावों में 2-4 ऐसे फैक्टर्स जो छिपे हुए होते थे लेकिन चुनाव को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते थे। तो अमित जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो कि अभी इस चुनाव में अभी तक लगभग 7 लाख लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है, तो शराब एक अहम भूमिका निभा रही थी और निभाती है। तो वो समस्तीपुर के इलाके में इसको कैसे देखा गया है और या कितनी मात्रा में पकड़ा गया है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा है कि जब काफी इस बार चेकिंग हुई है तो बड़ी मात्रा में पैसे पकड़े गए हैं, कैश पकड़े गए हैं और लगभग 12 करोड़ रुपए पकड़े जा चुके हैं। और इसके अलावा एक बड़े लेवल पे जो हवाला के माध्यम से और बाकी के माध्यम से 12 करोड़ रुपए पकड़े गए अभी, और 49 करोड़ रुपए लगभग दिल्ली में, कलकत्ता में पकड़े गए थे और बताया गया कि पैसे बाहर के हैं, लेकिन एक अनुमान आया था कि वो पैसे बिहार के लिए। तो जो पैसे का खेल है, जो अंदरूनी खेल है, जो पहले चुनाव के पहले होता है, चुनाव के पहले के दिन में होता है, वो उसकी क्या भूमिका है। और तीसरी जो चीज है कि कहीं ना कहीं जो बाहुबल का प्रयोग होता था वो अभी बूथ कैप्चरिंग के लिए नहीं होता है लेकिन बूथ मैनेजमेंट के लिए होता है, या इलाकों में वो स्प्रेड करते हैं, क्या उसके वैसे लोग नए लोग दिखाई पड़ते हैं, तो उसकी क्या भूमिका वहां दिखाई पड़ रही है। जी अमित हमारे साथ समस्तीपुर से बने हुए हैं, मुकेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो आपसे पूछ रहे थे समस्तीपुर को लेकर अमित, कि जो शराब का फैक्टर है, जो कैश का फैक्टर है और जो बाहुबलियों के इस्तेमाल का फैक्टर है, बूथ कैप्चरिंग को लेकर नहीं, बूथ मैनेज करने को लेकर, तो उसका कितना असर देखा गया है समस्तीपुर में। जी देखिए राजेश, निश्चित रूप से जो मुकेश जी सवाल उन्होंने किया है, काफ़ी उन्होंने अच्छा सवाल किया है। तो जो मैंने अभी तक समस्तीपुर में खासकर फील किया और जहां तक मैं घुमा हूं, 2 फैक्टर मुझे नजर नहीं आया, एक शराब का फैक्टर, एक धन का फैक्टर। ये 2 फैक्टर मुझे कहीं नजर नहीं आया। और तीसरा जो फैक्टर वो कह रहे थे कि जो कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट का जो फैक्टर होता है, कई लोग जो हैं वो दबाव डालते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारे पक्ष में जाकर वोट डालिए। एक जो ग्रुप बनाकर निकाला जाता है कि आप जाइए, बूथ तक ले जाया जाता है और अपने प्रत्याशी के फेवर में मत दिया जाता है, तो उसमें भी कमी आई है। हालांकि बूथ मैनेजमेंट अभी भी देखा जा रहा है, कई बूथ पर जब हम गए थे तो वहां पर जो स्थानीय कार्यकर्ता थे तमाम पार्टियों के वो थे और कहीं ना कहीं वो वोटर से बात भी कर रहे थे, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं या फिर जो चुनाव आयोग है, उन्होंने इस तरह से वहां पे व्यवस्था की है कि उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं कुछ जगहों पर ये असर दिखा, जो तीसरा सवाल मुकेश जी का था, लेकिन बाकी जो दो फैक्टर थे, शराब और धन का फैक्टर, मुझे कहीं नहीं दिखा है। खासकर अगर मैं समस्तीपुर की बात करूं, यानी कहीं ना कहीं देखिए चुनाव जो है वो अच्छे माहौल में हुआ है और जो पुराने समीकरण, जैसा कि खुद मुकेश जी कुछ देर पहले कह रहे थे, जो पुराने आंकड़े और समीकरण देखे जाते रहे हैं या जो ट्रेंड देखा जाता रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, वो साफ दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो मुकेश जी ये भी कह रहे थे कि अगर 55% के आसपास वोट होता है तो काफी अच्छा माना जाएगा। जी मैं भी मानता हूं काफी अच्छा माना जाएगा। और अब लगभग 1 घंटे का समय रह गया है और देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि लास्ट 1 घंटा में जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो आकर जरूर वोट करेंगे। और अगर समस्तीपुर की बात करें, देखिए नक्सली इलाकों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, समस्तीपुर में कम से कम जो मुझे सुबह में अंदाज लगा था राजेश, वो 60 के आसपास वोट प्रतिशत जाना चाहिए था। हालांकि अगर 55 के आसपास भी रहता है तो बाकी चुनावों से अच्छा माना जाएगा। जी अमित, जाहिर सी बात है कि अभी आंकड़े आने बाकी है और उम्मीद की जा सकती है ऐसे दौर में जाके कि 55 से आगे का भी आंकड़ा समस्तीपुर में जा सकता है। समस्तीपुर की हम बार बार चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं, तो यहां पर जो पार्टी बढ़त लेगी उसको एक बड़ी बढ़त मिल सकती है आगे की विधानसभा सीटों के लिए। तो देवेश जी, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, बिहार विधानसभा में जो पहले चुनाव होते थे 2005 से पहले, तो तमाम तरह की झड़पें देखने को मिलती थी, कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की वारदात होती थी। लेकिन अब जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लोगों में उत्साह दिखता है,
तो एक बदलाव माना जाए बिहार के लिए, अच्छा संकेत माना जाए तमाम पार्टियों के लिए, मतलब कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, बिहार की पब्लिक के लिए, बिहार के आम वोटर्स के लिए और बिहार की आम जनता के लिए एक अच्छा संकेत है ये? एकदम ये शुभ संकेत है। देखिए, इसके लिए हम लोग जरूर टीएन सेशन का साधुवाद देना चाहेंगे जी। मुख्य चुनाव कमिश्नर थे जी, और उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू किया, तो ये जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसको क्लींस करने का जी, उसको साफ करने का जी, और वो कामयाब रहे। और उसके बाद तमाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाया। उसका अब नतीजा ये निकला कि मनी का जो एक पैसे का जो भूमिका होता था, जो मसल पावर की एक भूमिका रहती थी, जैसे मुकेश जी ने शराब के बारे में कहा, इन तमाम जो विसंगतियां थीं वो दूर खत्म तो नहीं हो गई हैं, लेकिन काफी कम हो गई हैं। इसका प्रभाव कम हो गया है। और इसके साथ ही मैं चुनाव आयोग के साथ साथ मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव आयोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस प्रक्रिया को आगे ले जाने में उन्होंने मदद की जी। और एक लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। अब ये टेलीविजन का युग है, ये कम्युनिकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन, पूरा संसार एक ग्लोबल कम्युनिकेशन के युग में एंटर कर चुका है। तो देवेश जी, जाहिर सी बात है कि अभी हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे।